तो राजनीति की शुरुआत करेंगे देश के खिलाफ गजवा हिंद की साजिश के पर्दाफाश के साथ। दरअसल खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों से कुल 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी दिल्ली को दहलाने का प्लान बना चुके थे। इनका टारगेट क्या था, इनका नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और किसे क्या जिम्मेदारी दी गई थी, ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट गजवा हिंद के प्लान मैकेनिक से समझिए। गजवा हिंद के नाम पर 4 आतंकियों ने रचा था खौफनाक प्लान, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल को एक्सपोज कर दिया। 3 राज्य महाराष्ट्र, ओडिशा, बिहार, जहां इन आतंकियों का नेटवर्क फैला था, इनका मिशन गजवा हिंद का था। लेकिन दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमों ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से मोहम्मद हम्माद, ठाणे से मोसाइब अहमद उर्फ सोनू उर्फ कलाम, ओडिशा के भुवनेश्वर से शेख इमरान और बिहार के कटिहार से मोहम्मद सोहेल को एक साथ धर दबोचा। चारों आतंकी एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया के क्लोज्ड ग्रुप से जुड़े थे, जहां पर जिहाद, खिलाफत और गजवा हिंद पर चर्चा होती थी, और यहीं से शुरू हुआ आतंकी साजिश का ब्लूप्रिंट। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 4 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के फिराक में थे। इन युवकों की गिरफ्तारी देश के अलग अलग राज्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार से की गई है। इन आतंकियों की गिरफ्तारी और जांच के बाद जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक इनके टारगेट पर था अयोध्या का राम मंदिर, दिल्ली में संसद भवन, देश भर के कई सैन्य ठिकाने और दिल्ली की हाई प्रोफाइल लोकेशन। जांच में यह भी पता चला है कि बाकायदा लाल किला और इंडिया गेट तक की इन आतंकियों ने रेकी भी की। दिल्ली पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों को अलग अलग टास्क दिए गए थे। किसी आरोपी को सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग का टास्क दिया गया था, तो किसी को सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश कर उन्हें देश के खिलाफ नफरत फैलाने का। सोशल मीडिया पर काले झंडे के साथ एडिटेड फोटो पोस्ट कर कट्टरता फैलाने की कोशिश की गई। साजिश सिर्फ बातें नहीं थी, जमीन पर तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। रिमोट कंट्रोल कार से आईईडी बनाने की कोशिश, बॉल बेयरिंग, कील, वायर इकट्ठा किया, लोकल सामान से बम तैयार करने की प्लानिंग, क्यूआर कोड शेयर कर पैसे जुटाए जा रहे थे। सोशल मीडिया पर क्राउड फंडिंग हो रही थी, हथियार और ट्रेनिंग के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। यहाँ तक कि ओडिशा में ट्रेनिंग कैंप का भी प्लान बनाया गया था, जहाँ हथियार और फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर गजवा हिंद वाले आतंकी मॉड्यूल में कितने किरदार दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए और उनका क्या काम था। आतंकी नंबर 1 मोसाइब अहमद, मैकेनिक, आईडी बनाने में एक्सपर्ट, बम असेंबल करने की जिम्मेदारी। आतंकी नंबर 2 मोहम्मद हम्माद, आतंकी मॉड्यूल का हथियार सप्लायर, आईडी का सामान जुटाने का काम। आतंकी नंबर 3 शेख इमरान, ओडिशा में हथियार और ट्रेनिंग का इंतजाम। दिसंबर 2025 में रेड फोर्ट और इंडिया गेट की रेकी की। आतंकी नंबर 4 मोहम्मद सोहेल, सोशल मीडिया पर युवाओं को भड़काया, फंड के लिए बैंक अकाउंट, क्यूआर कोड शेयर किया। जांच में यह भी सामने आया है कि ये आतंकी ऑनलाइन कट्टरपंथी कंटेंट से प्रभावित हुए, धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़े और फिर खतरनाक मॉड्यूल बनाए। इनका मंसूबा गजवा हिंद का था, लेकिन इससे पहले कि ये साजिश हकीकत बनती, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने समय रहते पूरे नेटवर्क को धराशायी कर और जांच एजेंसी अब इस मॉड्यूल के बाकी लिंक तलाश रही है। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले कॉर्पोरेट कंपनी और अब कॉलेज। सवाल उठ रहे हैं, क्या नासिक में डी गैंग यानी धर्मांतरण से जुड़े नेटवर्क सक्रिय हैं और क्या हिंदू नेटवर्क को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस केस ने सुरक्षा और साजिश दोनों को लेकर बहस तेज कर दी है। सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। नासिक में कट्टरपंथी साजिश, टारगेट पर हिंदू लड़की। कॉर्पोरेट टू कॉलेज, नासिक में कितने डी गैंग, नासिक में फिर जिहादी खेल, टारगेट हिंदू लड़की और मिशन धर्मांतरण। अभी कॉर्पोरेट जिहाद का मामला थमा भी नहीं था कि एक बार फिर नासिक में धर्म परिवर्तन और रेप का एक और मामला सामने आया है। पंचवटी इलाके में इंजीनियरिंग के छात्र तंजीर इनामदार को गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है हिंदू लड़की को पहले धोखे से प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसका शोषण करने लगा। यही नहीं, उसका प्लान लड़की के धर्मांतरण कराने का भी था। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नासिक में हिंदू बेटियों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है? क्या नासिक में डी गैंग यानी धर्मांतरण गैंग एक्टिव तो नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर नासिक में हिंदू लड़की शिकार बनी है।
तंजीर इमामदार ने हिंदू लड़की से शादी का वादा किया था, फिर उसे अलग जगहों पर ले जाकर उसका शोषण किया। पीड़िता को शराब और सिगरेट पीने पर मजबूर कर दिया। पीड़िता के गले की तुलसी माला और हाथ का कलावा जबरन तोड़ दिया। पीड़िता को गजवाए हिंद और धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया। हा जो मुद्दा आहे एकदम 100% जिहादी मानसिकतेच्या वृत्तीतून आलेला हा विषय आहे। त्या मुलीचं धर्मांतर करण्याच्या हेतूने तिला प्रेमाच्या जाळ्यामध्ये फसवलं गेलं आणि पूर्णतः प्रेमाच्या जाळ्यात फसवून तिच्यानंतर तिला सांगितलं गेलं की तू तुझ्या टिळा पुसून टाक, हातातला कलावा काढून टाक। जर अशा ज्या गोष्टी घडत असतील तर हा कुठेतरी लव जिहादचाच प्रकार आहे असं आमचं ठाम मत आहे। तंजीर इनामदार ने जनवरी 2026 में पीड़िता के शरीर पर लव बाइट के निशान दिए। उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। इसके बाद वो इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने और परिवार को बदनाम करने की धमकी देने लगा। इसी डर का फायदा उठाकर वो लंबे समय तक पीड़िता से रेप करता रहा। लेकिन अब तंजीर इनामदार पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस को शक है कि आरोपी ने इसी तरह शहर की कुछ और लड़कियों को अपना शिकार बनाया होगा, लिहाजा उसकी जांच भी हो रही है। पंचवटी में जो भी गुना दाखिल हुआ है उसका और धर्मांतर का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। पंचवटी में जो गुना दाखिल हुआ है वो एक लव अफेयर है और ये प्योरली प्रेम संबंध से रिलेटेड केस है, ये धर्मांतर से रिलेटेड केस नहीं है। बचाव पक्ष का दावा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है और शिकायत में देरी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या नासिक में डी गैंग एक्टिव है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गुजरात से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अहमदाबाद का एक इलाका फिर सुलगा है, फिर इसे कट्टरपंथियों की नजर लगी। महज एक गाड़ी ओवरटेक करने का विवाद इतना बढ़ा कि रिजवान नाम के शख्स ने धर्मेश को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या ये मर्डर सिर्फ सड़क पर हुए झगड़े की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, आप ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद के धंधुका इलाके में भारी तनाव है। एक हिंदू के मर्डर के बाद जमकर बवाल हुआ। रिजवान ने मामूली बात पर धर्मेश को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद जो हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं तोड़फोड़, कहीं आगजनी, कहीं बवाल। इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। भारी संख्या में फोर्स तैनात है। अभी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस और धंधुका पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, रिजवान और समीर को। आगे की जांच जो है वो भी शुरू कर दी गई है। साथ ही में सोशल मीडिया पे भी अभी एक मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि कोई अफवाह का दौर या अफवाह का मैसेज कोई फैला रहा है कि नहीं फैला रहा। पूरे गाँव में अभी जो है वो भी शांति का माहौल जो बना हुआ है। हत्या की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इलाके में अचानक हालात बिगड़ गए। गुस्साई भीड़ ने मार्केट एरिया को अपना निशाना बनाया। भीड़ ने छोटी बड़ी कई दुकानों में तोड़-फोड़ की उन्हें आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा कई गाड़ियों में आगजनी की। हालात ऐसे हो गए थे कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने दोनों आरोपी समीर और रिजवान दोनों को अरेस्ट कर लिया और साथ ही साथ जो जिन लोगों ने आगजनी करी थी उन लोगों में भी 15 से 20 लोगों को डिटेन किया और इस पूरे टाउन में एकदम अभी शांति है। विक्टिम का पोस्टमार्टम हो चुका है और उसका क्रिमेशन हो चुका है और इसके साथ साथ पूरे टाउन में पुलिस डिप्लॉयड है। जानकारी के मुताबिक धर्मेश गमारा नाम के व्यक्ति के पैर में रिजवान ने चाकू घोंप दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर बाइक ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने धर्मेश की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की खबर फैलने पर उग्र भीड़ ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपी समीर और रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा आगजनी करने वाले 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया है। धंधुका की शांत सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा सुकून का नहीं, खौफ का है। 35 साल के धर्मेश गमारा को क्या पता था कि घर लौटते वक्त एक ओवरटेक उसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ बन जाएगा। इलाके में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। आगजनी करने वालों की पहचान की जा रही है।
लेकिन इस हिंसक घटना के बाद से पूरे शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बंगाल राजनीति की, जहां चुनाव में टीएमसी की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सियासत जोर पकड़ चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ तृणमूल के ही नेता अब ममता बनर्जी को बंगाल की बेगम बताने लगे हैं। ममता बनर्जी के सिपाहियों को बंगाल में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वजीर आला चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছে। ওকে ভোট না দিলে এই বিজেপি শয়তানরা বাংলাটাকে দখল করবে। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा गरमाने लगी थी। बंगाल में बीजेपी के तेवर ने दीदी को डरा रखा है। बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे से ममता को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। ममता और उनकी पार्टी इस डर से निजात पाने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर चुकी है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है ममता की पार्टी के पूर्व विधायक और कामारहाटी से टीएमसी के उम्मीदवार मदन मित्रा के चुनावी शब्द। चौथी बार के लिए वजीर आला बनने के लिए बंगाल के वो आ रहे हैं। चलिए कम से कम बोलेगा मैं बेगम ममता बनर्जी, चलिए उतर चलेगा। ममता बेगम और पश्चिम बंगाल में वजीर आला, सुनने में भले ही ये सामान्य शब्द लगे, लेकिन इन शब्दों के पीछे ममता और उनकी पार्टी की तुष्टीकरण वाली पॉलिटिक्स का पूरा ब्लूप्रिंट नजर आ जाएगा। हालांकि मदन मित्रा की जुबान से निकले बेगम और वजीर आला शब्दों पर जब जी न्यूज ने वजह पूछी तो ममता पार्टी के नेता अपना तर्क देने लगे। जब मैं वजीर आला बोलते हैं तब आपको खराब क्यों लगते हैं? ठीक है, चलिए कम से कम बोलेगा मैं बेगम ममता बनर्जी, चलिए वो तो अच्छा लगेगा ना। क्या बेगम ममता बनर्जी तो क्या है? वो बेगम भी है, वो रानी भी है। ममता को बेगम बताने वाले मदन मित्रा यही नहीं रुके, उन्होंने बंगाल में मस्जिद और कब्रिस्तान बनाने का भी दावा ठोक दिया। उसको अच्छा से पूजा करने के लिए मैं बढ़िया करके मस्जिद बना दिया। टीएमसी का मुस्लिम प्रेम किसी से छिपा नहीं। राम नाम से नाराज होने वाली ममता दुर्गा पूजा पर भले ही पाबंदियां लगा दें, लेकिन ईद और नमाज में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें आम हैं। इतना ही नहीं, बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ममता बनर्जी ने अपने मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र को इश्तेहार का नाम दे दिया। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार 2026 दिया, तो इसे लेकर बंगाल की सियासत में मुस्लिम तुष्टीकरण पर सवाल और बवाल दोनों शुरू हो गए। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना ममता बनर्जी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 27% है। करीब 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स नतीजों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी लगभग 66% है, जबकि मालदा में करीब 51 और उत्तर दिनाजपुर में 49%। दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में मुस्लिम वोटर 35% से ज्यादा है। यानी पश्चिम बंगाल में जीत का चौका लगाने के लिए टीएमसी और उनके नेता खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर चुके हैं और इसके लिए इन्हें अब ना तो ममता को बेगम बताने में कोई गुरेज है और न ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की जगह वजीर आला लाने से कोई परहेज। पश्चिम बंगाल की कामारहाटी से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त है चुनावी दूरबीन का। आज जी न्यूज की चुनावी दूरबीन पहुंची है नॉर्थ 24 परगना के जगत दल। ये हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर टीएमसी ने सिटिंग विधायक सोमनाथ श्याम को उतारा तो बीजेपी ने उन्हें मात देने के लिए पूर्व आईपीएस डॉक्टर राजेश कुमार को मैदान में उतारा है। इस बार यहां का माहौल कैसा है, देखिए प्रमोद शर्मा के साथ चुनावी दूरबीन में। मैं इस वक्त जगत दल में मौजूद हूं। जगत दल से मतलब किसी पार्टी में नहीं हूं। ये पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक है और यहां पर इस दूरबीन की नजर से देखूंगा कि जगत दल में आखिरकार क्या चल रहा है। और यहां से टीएमसी के सोमनाथ श्याम है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक्स आईपीएस को कैंडिडेट बनाया है। डॉक्टर भी हैं, इलाज भी करेंगे। अब वो कैसा इलाज करेंगे वो आने वाला समय बताएगा। राजेश कुमार प्रचार के दौरान मिल गए, टोपी पहन ली है। दूरबीन में देखिए और मुझे बताइए आईपीएस रहते हुए आपने क्या देखा और जो वहाँ रहते पूरा नहीं कर पाए वो यहाँ रह के कैसे कर पाएंगे?
देखिए आईपीएस में रहते भी जो मेन कार्य हमारा था वो था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बहुत से और भी बहुत काम होते हैं। अच्छा काम लगन के साथ अगर आप अच्छा काम करते हैं तो उसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों रहते हैं। हाँ। मैं दूरबीन से ये देख पा रहा हूँ कि आज भी मुझे ये मालूम है कि 95% जो पुलिस अधिकारी वो बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं। 5% बदनाम कर देते हैं, 5% सबको बदनाम कर रखे हैं। तो हम दूरबीन से जो देख करके उनकी छटाई करेंगे। आज हो रखा है जिसको कहते हैं कि चोटी चाटा ऑफिसर्स को रिवॉर्ड हो रहा है और काम करने वाले अधिकारियों को पनिशमेंट हो रहा है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, तो मुझे मालूम है कि इसको कैसे ठीक करना है। कहाँ गई फैक्ट्रियाँ? क्यों भाग गए? मुझे दिखा दीजिए। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, सारे जितने इनके क्रिमिनल्स हैं उनको उसमें नौकरी रखवाते हैं, वो काम करेंगे। आम आदमी को नहीं मिलती, आम आदमी को कोई नौकरी नहीं मिलेगी और उनको मुफ्त में पैसा दीजिए तो कोई भी बिजनेस ठप हो जाएगा। जब बिजनेस ठप हो गया तो फैक्ट्रियां धीरे धीरे बंद हो जाती है। और हमारे जो विधायक हैं वो तो एक बहुत अच्छे नाम से उनको जाना जाता है पूरे जगत दल में। उनका मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सारी जगत दल की जनता वही बोलेगी। क्या नाम से जानते हो? अब जगत दल के हम कैंडिडेट टीएमसी के पास चलते हैं और उनसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ तेरा वादा? बताइए, बंगाल का इस बार क्या मूड समझ आ रहा है? 250 हो गया भैया। लेकिन दूरबीन से अगर आप ठीक से देखेंगे ये चारों तरफ ममता बनर्जी दिख रहा है। कहीं हाँ चारों तरफ, कहीं आप भगवा तो है ही नहीं। ताला लगा है, लेकिन किस्मत का ताला नेताओं की कौन खोलेगा? वोटर खोलेगा। और वोटरों से खूब मिल रहे हैं। बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि जितने वोटर हैं उनके पास आप जाइए। यहाँ सब वोटर जो है एक ही नारा लगाता है, माँ माटी मानुष। ये आईपीएस आपको दिक्कत तो नहीं दे देंगे? बीजेपी वाले अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे संस्कारिक आदमी है, लेकिन क्या है ना कि अभी कभी कभी उनकी बोली वचन जो है थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है सर। मैंने पहला दिन जब वो आए थे तो मैंने जगदल विधानसभा में उनका स्वागत किया। यानी जिसका सम्मान किया आपने, देखिए अब वही सियासत में खड़े हो गए। नहीं, सम्मान किया तो वो सियासत में लोगों को कह रहे हैं, ऐसे ऐसे बोली वचन कह रहे हैं। क्या कहे भाई? मैं बताता हूँ। वो कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि लोहा चोर है। हमको कह रहे हैं लोहा चोर है। अब वो देखिए, आप देखिए उनको देख के बताइए। देख रहा हूँ मैं कि मैं तो कभी दिखा नहीं, लेकिन जिसके घर में आके वो अभी उतरे हैं, जिसके घर में उतरे हैं, जो बड़गल नौपाड़ा का प्रत्याशी है अर्जुन, वो तो विकास बोस का खूनी है। बीजेपी कट मनी का बहुत मुद्दा उठा रही है। यहाँ लोग कह रहे हैं कट मनी का बहुत खेल होता है। ये क्या होता है सर? समझाइए। एकदम दिख रहा है, अगर आप बड़ा ढंग से दिखेंगे बताते जाइए, तो देखते जाइए। आपके जो प्रत्याशी है, आपके नहीं, मेरे कहाँ से हो गए? मेरी पार्टी नहीं है। बोले ना, तो ये जो प्रत्याशी है, तो अगर हिसाब किताब पूछा जाए तो कट मनी इस व्यक्ति से ज्यादा पूरे बंगाल में नहीं, भारत में किसी ने नहीं खाया है। क्या बात कर रहे हैं? अब इसमें देखिए 4 तारीख के बाद ममता के साथ आप भी शपथ ले रहे हैं क्या? देखिए, या फिर शुभेंदु ले रहे हैं शपथ मुख्यमंत्री की? हमें तो दिख रहा है ममता बनर्जी शपथ ले रही है, हम लोग सब खड़े हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके हम लोग जा रहे हैं। और शुभेंदु? शुभेंदु तो मुंह लटका के अपने घर में बैठे हुए हैं। इसमें कितना है दम वो तो वक्त बताएगा। आने दीजिए, सब दिखा देंगे किसमें कितना है दम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूरबीन से सोमनाथ श्याम को 250 सीट ममता की नजर आ रही है और कहा है कि ममता भैया बागे न शिकार करेगी सियासी कर्रा वाला। चलिए अब जनता के पास चलते हैं। वोट देने के लिए तैयार है? ये दूरबीन बहुत फैंटास्टिक है भैया। देखिए और मुझे बताइए, अब की बार कौन दिख रहा है विधायक कुर्सी पर? विधायक तो हमारे सोमनाथ श्याम जी यहाँ दिख रहे हैं। आईपीएस तो नहीं बैठ रहे पुराने वाले? नहीं सर, नहीं। क्यों? हाँ, वो तो सर उनको कुछ पता ही नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है। दादा, पन्नी में क्या लाए हो, दिखाइए। पन्नी में मेरा कुछ सामान है पर्सनली? हाँ। मुझे नहीं बताएंगे? जरूर, आप तो एकदम पूरा ओपन है, देख लीजिए। बिल्कुल वैसे ही ओपन है जैसे पश्चिम बंगाल में पूरा विकास दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में अगर विकास है तभी तो 15 साल से वो हैं। विकास कितना हुआ है?
विकास तो ज्यादा नहीं हुआ तो वो हुआ है। दादा कहाँ घूम रहे हैं? मार्केट करने गया था। इधर मार्केट कर लिया? हाँ मार्केट कर क्या खरीद लिया? करेला। बहुत कड़वा होता है। हाँ बहुत कड़वा होता है। इस समय सियासत में कौन कड़वा लग रहा है आपको? हाँ आपको कौन से नेता कड़वे लग रहे हैं? सब नेता अच्छा है, जो काम करेगा वही अच्छा है। सब नेता बहुत, मगर काम करने से सब ठीक होगा, काम नहीं करेगा तो वोट नहीं मिलेगा। यार मैं देख रहा हूँ हर आदमी साइकिल से चल रहा है, क्यों चल रहा है भैया? गरीबी छा दिया है ना। इसमें देखिए कितनी गरीबी दिख रही है कि अमीरी दिख रही है? गरीबी देख रही है। अमीरी कहाँ गई? अमीरी तो आज से 10 साल 15 साल पहले खत्म हो गया। इधर देखिए, इसमें देखिए आपको कौन पसंद दिख रही है? आपकी सेट करके बताना। ममता दिख रहा है, मोदी? आपको कौन दिख रहा है, ममता या मोदी? सेट ही तो नहीं हो रहा है। सेट करिए, धीरे से होगा। 23 और 27 मोदी पक्का? हाँ। पश्चिम बंगाल में सियासी दुकान सज गई है। दूरबीन की नज़र से ये आ रहा है, किसी को मोदी, किसी को ममता नजर आ रहा है। हाँ पानपुर है, और वहाँ पर बन रहे हैं छोले कुलचे। लोग मस्त आनंद ले रहे हैं। आज के लिए दूरबीन में बस इतना ही। और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट के जंगी मोर्चे की, जहां अमेरिका बुरी तरह उलझ गया है और किसी भी तरह से ईरान से अमेरिका समझौता करना चाहता है। आखिर पूरे ईरान को तबाह करने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप इतने मजबूर क्यों हो गए? दुनिया को लग रहा है कि ईरान ने अकेले सुपर पावर अमेरिका को इस हालात में खड़ा कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे लंबी कहानी है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। सुपर पावर परेशान, अकेला नहीं है ईरान। खलीफा के साथ हाथ, युद्ध में किस किस का साथ? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन का प्लान लेकर ईरान जीतने निकले थे। आज 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन बात वहीं की वहीं। ट्रंप ने ईरान के साथ जंग में अरबों डॉलर राख कर दिया। ईरान का एटमी जखीरा अभी भी सुरक्षित है, ईरानी सेना के कंट्रोल में। ऊपर से हॉर्मुज को नया हथियार बना दिया। ट्रंप की बात डील से शुरू हुई थी, डील पर अटकी हुई है, लेकिन अब ईरान अपनी शर्तें रख रहा है। प्रतिबंध हटाने की मांग या फिर हॉर्मुज पर नाकेबंदी। ईरान अपने से डील करना चाहता है। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर क्या ईरान इतना सब कुछ अकेले मैनेज कर रहा है? सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के तुरंत बाद ईरान कैसे संभल गया? 40 दिन बारूदी बरसात के बीच ईरान कैसे एक साथ 10 देशों से लड़ता रहा? दरअसल इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, और वो ये कि ईरान युद्ध के मैदान में अकेला नहीं है। अमेरिका से जंग में ईरान के कई साथी हैं। सबसे पहले बात चीन की, जो दुनिया के सामने बहुत संतुलित दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ड्रैगन ने असली खेल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान की हर तरह से मदद, सीधे हथियार नहीं दी, लेकिन सैटेलाइट लोकेशन, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। अमेरिकी एयरबेस और मिडिल ईस्ट में चाइनीज डेटा की मदद से ईरान ने सटीक हमले किए। चीन के साथ रूस ने भी ईरान की बड़ी मदद की। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को बड़े पैमाने पर शाहेद 136 ड्रोन सप्लाई किए थे। अब माना जा रहा है कि रूस ने बदले में ईरान को मिसाइल और ड्रोन सपोर्ट दिया है। ड्रोन वॉर की रणनीति बनाने और सटीक हमलों में रूस की बड़ी भूमिका हो सकती है। ईरान के लिए यूरोपीय देशों का रोल बेहद अहम था, जहां ईरान को सबसे बड़ा सपोर्ट फ्रांस से मिला। इजरायली राजदूत ने दावा किया फ्रांस ने ईरान के साथ सीक्रेट डील कर ली। हॉर्मुज से फ्रांसीसी जहाज गुजरने दिए गए, उसके बदले में ईरान को पैसा मिला। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ट्रंप के बीच युद्ध को लेकर लगातार तनातनी के हालात बने रहे। अमेरिका को यूरोपीय देशों का सपोर्ट युद्ध के समीकरण बदल सकता था, लेकिन ब्रिटेन जैसे अमेरिका के सबसे अहम पार्टनर ने जंग से किनारा कर लिया और इसे अमेरिका का अपना युद्ध बता दिया। ट्रंप बार बार धमकाते रहे, लेकिन ब्रिटेन ने किसी भी रूप में सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस, ब्रिटेन ने खुद अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा। दोनों देशों ने पूरे यूरोप का रुख तय कर दिया। इटली, स्पेन जैसे नेटो पार्टनर भी पहली बार अमेरिका के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। ईरान के लिए सीधी मदद तो नहीं थी, लेकिन ट्रंप अकेले पड़े तो उन्हें अपनी रणनीति बार बार बदलनी पड़ी। शुरुआत में ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता दिखा, लेकिन ईरान की चेतावनी के बाद पाकिस्तान को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के संपर्क में रहकर भी पाकिस्तान ने बैलेंस करने की कोशिश की। ट्रंप की गुलामी के साथ पाकिस्तान ने चीन का प्लान भी फॉलो किया। अब तक हमने आपको ईरान के ऐसे सीक्रेट साथियों के बारे में बताया जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ईरान की मदद की, लेकिन हिजबुल्ला, हूती जैसे ईरान समर्थित संगठन सीधे जंग में उतरे, इजराइल को एक मोर्चे पर व्यस्त रखा, एक तरह से ईरान के लिए कवर के रूप में काम किया और अमेरिका पर दबाव बढ़ाने में मदद की। कुल मिलाकर रणभूमि से कूटनीतिक मोर्चे तक ईरान को कई फ्रंट से सपोर्ट मिला, जिसकी बदौलत आज 50 दिन बाद भी ट्रंप डील की रट लगाए बैठे हैं और ईरान कह रहा है हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, जरूरत पड़ी तो आगे भी जंग लड़ने को तैयार है। रिपोर्ट जी मीडिया। तो ईरान लड़ रहा है, ईरान बात कर रहा है, धमकी का जवाब धमकी से दे रहा है और बम का जवाब मिसाइल से, ड्रोन से। लेकिन इस बीच बस सवाल है तेहरान से, जिसका जवाब नहीं मिल रहा। वो ये कि आखिर 40 दिन से ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई कहां हैं, किस हालत में हैं। तरह तरह के दावे हो रहे हैं, लेकिन सच कोई नहीं जानता कि आखिर मुस्तफा को लेकर कितनी ही तरह की बातें हो रही हैं और जूनियर खामेनेई इसके बावजूद सामने क्यों नहीं आ रहे। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने ईरान का अस्तित्व मिटाने की धमकी दी, डेडलाइन सेट की। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई नहीं दिखे, न ही उनका कोई बयान सामने आया। 8 अप्रैल को डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले सीज़फायर का ऐलान हो गया। ट्रंप ने कहा ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को तैयार हो गया है। मुस्तफा खामेनेई नहीं दिखे। 12 अप्रैल को इस्लामाबाद की बैठक बेनतीजा हो गई। ट्रंप ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। मुस्तफा खामेनेई सामने नहीं आए। 17 अप्रैल को ट्रंप ने दावा किया ईरान लगभग सारी शर्तें मान गया है, किसी भी वक्त डील होने की उम्मीद है। मुस्तफा खामेनेई अब भी नहीं दिखे। ट्रंप फिर धमकी दे रहे हैं बात नहीं बनी तो पूरा ईरान उड़ा देंगे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अभी भी गायब है। ऐसे में इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुस्तफा खामेनेई हैं कहां, किस हाल में हैं। ये सस्पेंस और गहरा हो जाता है जब ईरान से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ 1 अप्रैल का वीडियो है जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान तेहरान में पब्लिक के बीच घूम रहे हैं। दूसरी तरफ पेजेश्कियान की नई तस्वीर जब साइकिल पर सवार होकर वो सरकारी दफ्तरों का दौरा करने पहुंचे। अब सवाल यह है कि जब राष्ट्रपति और युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले विदेश मंत्री अब्बास अरागची इसी तरह से सड़कों पर निकलकर घूम रहे हैं, तो मुस्तफा खामेनेई सामने क्यों नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबफ और उनके साथ 70 लोगों का ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद होकर आया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बैठक में भी शामिल हुआ। इसके बावजूद मुस्तफा खामेनेई पूरे सीन से गायब क्यों रहे। 8 मार्च को सुप्रीम लीडर की नियुक्ति पर औपचारिक ऐलान के बाद 20 मार्च को ईरान के नए साल नवरोज पर मुस्तफा का एक पुराना वीडियो जारी किया गया, जिसमें मुस्तफा खामेनेई छात्रों को धार्मिक शिक्षा दे रहे थे। लेकिन नियुक्ति से अब तक कोई पब्लिक के बीच आने का वीडियो या फिर जनता के नाम संबोधन सामने नहीं आया। 14 मार्च को पहला लिखित बयान टीवी पर पढ़ा गया। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा ये कोई नहीं जानता कि मुस्तफा को क्या हुआ, वो जिंदा हैं या नहीं। 7 अप्रैल को अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस के हवाले से ये दावा किया गया कि मुस्तफा कोमा में है और ईरान के कोम शहर में मुस्तफा का इलाज चल रहा है। इसके बाद अब तक 10-12 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आई। ईरान से भी कई तरह के बयान सामने आ चुके हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा मुस्तफा सुरक्षित हैं और सत्ता उनके नियंत्रण में है। सुरक्षा कारणों की वजह से मुस्तफा सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। युद्ध के बीच कई बार सुप्रीम लीडर के नाम बयान भी जारी किए गए। युद्ध में जीतने की बात कही गई। इसके बाद अब ईरान अमेरिका के बीच 10 दिन से सीज़फायर भी लागू है, लेकिन मुस्तफा का अब भी सामने न आना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या ईरान की सत्ता किसी और के हाथ चली गई है? क्या जनता के भड़कने के डर से सच छिपाया जा रहा है या सिर्फ हत्या के डर से मुस्तफा खामेनेई अंडरग्राउंड है? मुस्तफा के सामने न आने से ऐसे कई सवाल हैं जो हर दिन उठ रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ईरान का सुप्रीम लीडर दुनिया के सामने कब आएगा।
ईरान और अमेरिका के बीच 40 दिन की जंग चली। उसके बाद इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। अब फिर से पाकिस्तान में दूसरे दौर की बैठक होने जा रही है, लेकिन इस मीटिंग से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने ट्रंप को एक बड़ी वार्निंग दे दी है, बड़ी चेतावनी दी है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का नया डर, पाकिस्तान पीठ में मारेगा खंजर। ट्रंप के अफसरों ने क्यों कहा मुनीर पर भरोसा भारी पड़ेगा। 40 दिन तक ईरान की ताकत आजमाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से युद्ध से निकलना चाहते हैं। इसलिए ट्रंप ने बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की पहल की और अपने 2 परमानेंट गुलामों को मिशन पर लगाया, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ट्रंप के प्लान के मुताबिक दोनों दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि सरदार को शांति समझौते का तोहफा दिया जा सके। लेकिन अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारी आसिम मुनीर के साथ ट्रंप के इस जुगलबंदी से घबराए हुए हैं। उन्हें ठगे जाने का डर लग रहा है। अमेरिका के नुकसान की चिंता सता रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर शक के घेरे में है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर अमेरिका ईरान के बीच डबल गेम खेल सकता है। मुनीर अमेरिका का प्लान तेहरान में लीक कर सकता है। ट्रंप को किसी भी हाल में मुनीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का इतिहास पहले भी धोखा देने का रहा है। अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ने डबल गेम खेला, अमेरिका से दोस्ती दिखाई, तालिबान को सपोर्ट दिया।